हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि ये आप लोगों के लिए गेट के टॉपर्स, आईएएस ईएससी एग्जामिनेशन के टॉपर्स आप लोगों के सामने लेके आते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे वो अपना लाइफ स्पेंड करते हैं अपने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, कैसा लाइफ रहता है जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। और साथ साथ में प्रिपरेशन टिप्स भी मिलती हैं आपको कि कैसे आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ज़रूर से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ है ना, वो बहुत ही स्पेशल है। मतलब इनके एक्सपीरियंस के साथ आप एक्चुअल में फील कर सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है आफ्टर यू क्लियर ईएससी। क्योंकि इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिसको जब तक ये समझ में नहीं आता है कि मिलने क्या वाला है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। तो हम लोग उस चीज को पूरा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी आप लोगों को डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। हम लोग वेलकम करते हैं तुषार रस्तोगी सर को। एंड माइंड इट, सर 15th रैंक लेके आए हुए हैं ईएससी 2019 में। दैट इज अ वेरी बिग डील। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? और अपने थैंक यू। बारे में बताइए सर, आप सबसे पहले। मेरा नाम तुषार रस्तोगी है। मैं इस बार ईएससी 2019 में 15th रैंक लाया हूँ। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ। यहीं से मैंने स्कूलिंग भी अपनी करी है। एंड आई एम फ्रॉम 2017 पास आउट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर 62 नोएडा। एंड इसके पहले मैंने बीएल में 2 साल जॉब भी कर रखी है। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। मतलब आप पीएसयू में जॉब करते करते एक एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि सर जॉब के साथ कैसे मैनेज करें। तो आप उनके लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। इस चीज़ को हम लोग हम्म, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि देयर इन डायलेमा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग पॉइंट को लेके आएंगे। पर सबसे पहले सर, आपने आईटीएस, है ना, ये आईटीएस है क्या, और आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या रहता है वहां पर, ये बताइए आप सबसे पहले। तो आईटीएस जो है वो स्टैंड करता है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको मिल सकता है। और इसमें मेनली आईटीएस जो है आपको ग्रुप ए सर्विस है, जो कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर जॉब दिलाएगी। इसका आईटीएस का ब्रॉड रेंज ऑफ फंक्शंस होता है। हम लोग की काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेटर्निटी भी है। इसमें आपके फंक्शंस जो हैं वो एक्सपैंडिंग रूरल कनेक्टिविटी या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के रेगुलेशंस से यहाँ तक कि लाइसेंसेस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर डिफरेंट सर्विसेज, जैसे एक्सेस सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, ओटीटी सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज के लिए है। अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो वो डीओटी के साथ ही आपको लाइसेंस साइन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जितने भी आपके वेरिफिकेशन होता है, ईएमआर टेस्टिंग होती है, ऐसे करके बहुत सारे काम हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस करता है। और उसकी जो टॉप रैंक ऑफिसर्स रहते हैं वो सारे आईटीएस बैकग्राउंड के ही रहते हैं। यहाँ तक कि डेप्यूटेशन में भी काफ़ी पीएसयूज में, काफ़ी मिनिस्ट्रीज में, काफ़ी स्ट्रांग पोजीशंस में भी आईटीएस ऑफिसर्स जाते रहते हैं। और ये एक बूमिंग सेक्टर भी है ना सर, क्योंकि आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था कि टेलीकॉम सेक्टर इज द जनरेशन, मतलब अहेड। आपको अब ये धीरे से 5G आ जाएगा और चीज़ें, जो लोग हैं और कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो आप ये, हम लोग ये सर्टेनली कह सकते हैं कि ये जो ब्रांच है जिसमें आप अभी गए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, तो अगर आप देखें तो 2G से 3G से 4G से अब 5G भी आ गया, और यहाँ तक कि चाइना तो 6G के इक्विपमेंट भी डिजाइन करना शुरू कर चुका है। सो इस चीज की पेस बहुत तेज है। और यहाँ तक कि सिंस हम लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वी नो ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग इन ऑल दीज थिंग्स इन डिजाइन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 5G। सो हम लोग को इससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस बनाना है या पॉलिसी बनाना है, तो उसमें हेल्प मिलती है। So the biggest thing for our department is to constantly update your information. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ऑब्सलीट हो जाएंगे। एंड इट्स वेरी गुड ऑल्सो बिकॉज
if you we are the best thing, we will call ourselves not as a bureaucrat but as a technocrat, हम्म because we are doing the autocratic processes also, and we are doing the technology related work also. So I think that's the best job for the engineer, because he is getting his what do you say, his inner fulfillment of doing the MBA work also in the हम्म administration and doing the engineering work simultaneously. हम्म So I think that's good. And the thing is, the rapid evolving technologies like AI and everything. So these all things, our government is not moving. Government doesn't move that fast. So yeah, they required engineers, and we are those things that will bridge the gap between the rapid evolving technology and the government. So I think that's a very good job. That's a challenging job, but a good job. Yeah. रियली गुड सर, मतलब आपका ऐसा पर्सपेक्टिव रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ना, अभी जैसे किसी का भी ईएससी निकलता है ना, तो दे आर लाइक कि यार सबसे पहले तो रेलवेज ले लेंगे, सही बोल रहा हूँ ना सर, सबसे पहले हम Hmm. लोगों को रेलवेज लेना है। पर उसके बाद सर ने ये सोचा कि इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज लेंगे तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो उसी चीज़ को हम लोग पूरा इवेलुएट करेंगे कि क्यों ये नहीं, क्यों ये। सबसे पहले तो आप सर ये बताइए कि आप ट्रेनिंग फेज में पहुंचते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं वहां पर, मतलब पढ़ाई के सिलसिले में भी Uh, मस्ती वगैरह हर चीज। हाँ, तो अभी तो मैं तो 2019 का ही हूँ, तो अभी तो मेरी ट्रेनिंग जस्ट स्टार्ट हुई है। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है 2 इयर्स की, जिसमें बोथ आपको थ्योरी एज वेल एज फील्ड अटैचमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो अगर आप हमारा स्केड्यूल देखें तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव है। करंटली तो हमारी अभी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग चल रही है, जो कि नॉन टेक्निकल है पूरी, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो इन सारी चीजों के लिए जो कि बिल्कुल टेक्निकल रिलेटेड है ही नहीं। तो हमारा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे मॉड्यूल हमारा भी कंप्लीट हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल। लॉ का तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनीज एक्ट, जितनी भी तरीके की लॉ की चीजें जो आपको ट्रेनिंग में जरूरत पड़ेगी, हर चीज बताते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। और सिर्फ बताते ही नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं। ट्रैकिंग भी हम लोग को लेके जाते हैं, यहाँ तक कि विजिट्स के लिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। तो ऐसे करके हर सैटरडे संडे, अभी थोड़ा कोविड के चक्कर में है इशू, लेकिन सैटरडे संडे काफी लेके जाते हैं। तो अभी हमारी एक ट्रिप हो चुकी है, एक फ्यूचर में भी ट्रिप प्लान्ड है। साइमल्टेनियसली इसके बाद जब ये फाउंडेशन कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी काफी अटैचमेंट्स हैं और काफी इंक्लूसिव ट्रेनिंग है, जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफी मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2G इंफ्रास्ट्रक्चर टू 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, कैसे पॉलिसी पे काम करते हैं, कैसे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में। उसके बाद काफी विजिट्स भी हमारी रहती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहती है, रूरल विजिट्स रहती हैं, कि हम चैलेंजेस समझ सकें कि गवर्नमेंट चैलेंजेस क्या फेस कर रही है। बिकॉज जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों से समझोगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो वो हमारा मॉड्यूल है। हमारी आरबीआई में आरबीआई विजिट है, ईसीआई विजिट है। अब फॉर आईटीएस ऑफिसर आप कहेंगे ईसीआई की क्या विजिट है? सो द सर द ईसीआई क्या थिंग होता इज, है, हम सिर्फ ऑडियंस भी समझ ECI ले भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके ओके। Yeah. So the thing is, we are not just ITS officers, we are bureaucrats. तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में ही नहीं रहेंगे, हम डेप्यूटेशन पे काफी जगह जाते हैं। तो अगर हम डेप्यूटेशन पे काफी जगह जाते हैं, तो हमको ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो द कोटेशन तो ऐसी होती है कि लाइक यू शुड बी स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, you should not be the jack of all trades, but for a bureaucrat he should be a jack of all trades. The specialization is his wish. So you have to be jack of all trades, you have to understand all the things, because in government everything is related to everything. So that's why वो बहुत सारी visits होती है हमारी। यहाँ तक कि अभी हमारी जो फील्ड अटैचमेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे हम लोग बीएसएनएल में जाएंगे, या फिर हमारी फील्ड अटैचमेंट्स होंगी जिसमें जो डीएटी डीओटी की जो लोकल स्टेट्स में जो यूनिट्स हैं उनमें जाएंगे, उनका फंक्शनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। सी डॉट में जाएंगे। यहाँ तक कि अब गवर्नमेंट इतनी ज्यादा अवेयर हो गई है कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन पे भी हमारी क्लासेस लगा रखी हैं। अच्छा। So they want their people to understand. So these are certified courses from good institutes, and we are waiting, very much waiting for those modules to happen. Because if I am not able to understand what's happening in that space, I am no way eligible to make
make policies related to that हम्म। space. So that's very good, and we are very excited for that phase of the training. Yeah. बहुत सही सर, मतलब वही बात है ना, आपको पूरा एक ओवरऑल बना दिया जाता है कि आप लॉ को भी समझा सको, टेक्निकली भी आप साउंड रहिए, Hmm. मैनेजेरियल एस्पेक्ट को भी देखिए, हर एक चीज़ हो जानी चाहिए। पर आपके बोलने से सर इतना ज़्यादा घबराहट हो रहा है कि मतलब ईएससी निकालने के बाद फिर से इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप ये बताइए कि दिन भर ऐसा कुछ चलता रहता है क्या, क्या क्या पूरा डेली रूटीन कैसा रहता है आपका? डेली रूटीन हमारी जो अभी तो जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है उसमें क्लासेस रहती हैं, लेकिन क्लासेस में बीच में ब्रेक्स होते हैं, और द क्लास इज नॉट डेड मूड की लाइक वो हम्म। कॉन्स्टेंटली लॉ के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इट्स हम्म। इंटरैक्टिव, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस बिकॉज दीज आर नॉट लाइक प्रॉपर फैकल्टीज, दीज आर लाइक एक्स ऑफिसर्स, और सो दे शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस यू लर्न वेरी मच. So it's very much interactive. They will tell you these stories. You can ask questions. It's very much interactive. It's very good. And in the evening, you have your complete time to yourself. So there's badminton court, volleyball court, there's tennis court. There's a lot of facilities. You can enjoy a lot of things simultaneously. I'm telling you, the classes are not everything. You go for visits. I'm going for 1 week of trekking in Himalayas in Feb. So those are refreshing things. And the best thing is I'm living in a hostel, so it's like complete college life returned to back. हम्म। So if people have enjoyed college life, they will definitely enjoy this. बहुत सही सर, Yes. अब थोड़ा सा लाइट लाइट लगा है कि हाँ बहुत सही होने वाला है। एंड यू विल बी ग्रुप ए ऑफिसर एज वेल, तो मतलब वो शादी Yes, yes, वाटी yes. में अलग से चले जाओ तो इज्जत अलग होती Hmm. है कि हाँ हाँ, आप बहुत अच्छे पोजीशन पे Yeah. हैं और लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है सर मेरे हिसाब से। आप हाँ. क्या कहते हैं? आप एक पीएसयू में ऑफिसर रहे हैं, आप अभी एक आईएएस ऑफिसर बन के अभी हैं, तो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। Uh, See, PSU is very much localized, I would say. काफ़ी लोकलाइज्ड काम रहता है कि जैसे मैं बीएल में था, तो वहाँ पे सिर्फ डिफेंस रिलेटेड काम है, और डिफेंस में भी मैं एक प्रोजेक्ट में था, एक प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर पार्ट में। आई टोल्ड ना कि एज़ अ ब्यूरोक्रेट, I don't have to be specialized. I should be a jack of all trade. There I have done specialization. और जैसे ही मैं ब्यूरोक्रेट बनता हूँ, I am doing the jack of all trades. I should know about everything. So I think that was the biggest change. और दूसरी चीज है कि जैसे आपको हर चीज के बारे में जानते हैं तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, और अवेयरनेस बढ़ती है तो आई थिंक द नॉलेज इज पावर, और अगर आप नॉलेज दिखाएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट तो होगी, प्रॉपरली रिस्पेक्ट होगी हर जगह। और with respect to powers and work, I won't comment because I have not entered the service phase of my life still. I am in training phase. So, but I think that will be completely different from PSU life because the power and the delegation authority is not that much in PSUs, but in government it is very much, because there's a lot of staff working under you. They expect something from you. So yeah, that is there. With power, you will feel a sense of responsibility and a sense of bringing a change. So I think that will also be very, very good when I will get into the service. Yes. And what can you comment upon the workload that you are having? Like you have worked for there and this part also in the PSUs and the ESC. What is Yeah, the yeah. workload that you have The heard? workload, I think, is not that much in these departments. It's like more of a distributed work. In BL, when I was working, it was like sometimes I'm very much loaded, sometimes I'm not that much loaded. But here, most of the times, I will be the workload will be pretty less. And I think if officer comes into the ITS particularly, he is getting a very, very good work-life balance. Very good work-life balance, I will tell you. Obviously certain nights you have to burn the midnight oil, you have to stay up late and do the work there. That is the fact of the life. But the thing is, with work related things, it's not that much of a hectic life as compared to private companies or even PSUs. Certain PSUs, they will suck the life out of you, but here it's chill. And the thing is, while chilling, it's not like I'm not doing any work. The thing is, the work distribution is equitable. It's not like it's coming again and then going down. The work is equitable, so I know I have to do how much work. So that helps us in maintaining work life balance. Yes.
No, what I can say and see from here ना, I have interviewed a lot of people and they are like कि जैसे कोई ऑयल कंपनी में है एंड वो सेल्स में है, ठीक है, हम्म, तो कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा ट्रिप्स लगाने पड़ते हैं, कहीं भी अचानक से जाना पड़ जाता है, बाकी टाइम पे वो लोग हम्म, वहाँ पर रुके रहते हैं, या फिर कभी बहुत ज़्यादा इधर उधर काम हो जाता है, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। यू हम्म, ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू एंड यू कैन डू लाइक बैलेंस इट ऑफ कि हाँ भाई मतलब हेल्थ पे भी ध्यान देना है तो वो उसी साथ में चल जाएगा। एंड सर यहाँ पर कैसे डिप्यूटेशन रहता है, मतलब आप लोग कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग्स मिल सकती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना जैसे NHAI वगैरह हो गया है ना हम्म, तो वो आपको बॉर्डर्स पे ही जाके रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा दूर हाँ दूर हाँ में हाँ दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर कैसा रहता है हाँ। पोस्टिंग वगैरह? ये मोस्टली स्टार्टिंग में तो हम लोग को डीओटी की जो यूनिट्स हैं ऑल ओवर स्टेट्स में, हम्म। हम लोग पूरी इंडिया को 22 टर्म्स 22 LSAs में बांट रखा है। हम्म। लाइसेंस्ड सर्विस्ड एरियाज कहते हैं हम उन्हें। हम्म। ठीक है, तो इनके स्टेट में रीजनल हेडक्वार्टर्स टाइप का आप बोल दो या फिर रीजनल ऑफिसर्स टाइप का बोल दो, हेडक्वार्टर्स तो हम्म। आपका दिल्ली में ही है, हम्म। संचार भवन। तो यहाँ पे जो प्रॉपरली हमारे काम रहते हैं, अब हर एक डीओटी में आपके 5 वर्टिकल हैं, तो हम लोग को इनमें से किसी एक वर्टिकल में इनिशियली प्लेस किया जाता है। आफ्टर गेनिंग अ सर्टेन एक्सपीरियंस वी आर सेंड इनटू डेप्यूटेशन, और डेप्यूटेशन इज वाइड वैरायटी। देयर आर सर्टेन ऑफिसर्स हु आर वर्किंग एज अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर in some of the ministries. There are certain officers who are working in different ministries as capable as I would say like an technical person, but not in the Department of Telecommunication, but in various ministries. These ministries can be in डिफेंस मिनिस्ट्रीज में भी हैं, और यहाँ तक कि कॉमर्स मिनिस्ट्रीज में भी हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी हैं। यहाँ तक कि अभी हमारे एक सीनियर ऑफिसर है जो कि इसरो की जो आपकी फैसिलिटी है श्री हरिकोटा में, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो इसरो के वो भी आईटीएस ऑफिसर है, और यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट में भी डेप्यूट करके भेजे जाते हैं। तो काफी एमटीएनएल में हो गया, बीएसएनएल में हो गया, बीबीएनएल में हो गया, ट्राई है, टीसीआईएल है, यूआईडीएआई है। सो बहुत गवर्नमेंट एजेंसीज है जहाँ पे डेप्यूटेशन पे जाते हैं। हमारी जो कैडर स्ट्रेंथ है उसकी करीबन 40 to 50% जो ऑफिसर्स है वो डेप्यूटेशन पे ही रहते हैं। ओके यस, ओके, वही मतलब। डेप्यूटेशन में बहुत चॉइसेस है, लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टेन लेवल क्रॉस करनी पड़ेगी। इनिशियली आपको डीओटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, रिक्वायरमेंट अराइज होगी तो आपको भेजते हैं डेप्यूटेशन पे। यस। ये मतलब ये वही मैं आप सब स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि वो दिखता है कि ये ITS में चले गए हैं, पर उसके बाद इतना हम्म, बड़ा डोमेन है, और आप ना एक्चुअल में आप गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, आप उनके पॉलिसी मेकिंग में रहेंगे, आप डिसीजन मेकिंग में रहोगे, मतलब एक पार्ट तो आपका रहेगा कि हाँ भाई एकदम शाबाशी से बोल सकते हैं कि ये काम मैंने करवाया, या हम्म, कभी हो सकता है करके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया सर, मतलब लोगों को ना एक्चुअल में पता नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं सर, अगर अभी भी मैं नेट पे सर्च करूंगा ना, तो आपको हम्म, ITS के बारे में ज्यादा चीजें नहीं मिलने वाली है ना, बहुत या ज्यादा। या या हाँ हाँ हाँ, ये आपने खुद भी मेरे सर्च साथ किया भी क्योंकि यही हुआ। आपने बोला, है ना, क्योंकि लोगों ने इस चीज को वो बस रेलवेज रेलवेज सुन लिए, या ज्यादा ज्यादा ऑर्डिनेंस वगैरह सुन लिए रहते हैं, है ना, और तो उनको ज्यादा पता ही नहीं रहता है। अब आप जो चीजों को बता रहे हैं तो उससे एक बच्चा भी अगर ये समझ गया ना, और आपके उस पे निकल गया कि हाँ रस्तोगी सर का सुन के मैंने ज्वाइन किया है, तो बस काम हो जाएगा। तो हाँ। इसी प्रयास में है सर, बहुत अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहली बात ये सर, अभी जैसे हम लोग ये तो कर लिए कि हाँ आपका कोचिंग वगैरह ये अभी अपना ट्रेनिंग चल रहा है ना, फिर इससे पहले आप ये कैसे सोचे कि आपको BEL से निकल के ES बनना है, ये कैसे सोचा आपने? मैं ये नहीं कहूंगा मुझे बीएल से निकल के ईएस बनना था, ईएस तो मुझे हमेशा से बनना था, बीएल तो अच्छा बीच में अपॉर्चुनिटी आई थी अच्छा जो अच्छा। मैंने ग्रैब करी है। हम्म। सो मैं पहले से ही ईएस का हमेशा से ही मन था। जब से मैं फोर्थ ईयर में था तब से मेरा हमेशा से ही मन था। सो अब वो अलग बात है कि वो दूसरी अटेम्प्ट मतलब बाद में रियलाइजेशन हुआ कि कैसे बनेंगे। लेकिन मेरे को हमेशा से ही ईएस का ही आइडिया था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट service, group A service. And with and yeah, the thing is, it's
it's not like civil services. You are not just doing the bureaucratic processes. You are doing both the technical and the bureaucratic process. So I think as an engineer, I will justify that ESE is a good choice for engineers. Yes. ओके। और सर ये Mm. दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे किया, मतलब हम भी तो लोगों के तो ऐसे ही बहाने रहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को बोल दो तो दे आर लाइक कि सर दिन भर पढ़ते रहते तब भी नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पर जॉब करके आके भी पढ़ लिए और उसके बाद भी क्रैक कर लिए, वो भी इतने अच्छे रैंक के साथ। हाँ, सो द थिंग इज, ठीक है, सबसे अच्छी बात जो मैंने करी है, आपके साथ हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए जो साथ में आपकी तैयारी कर रहा हो। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। मेरे साथ मेरा रूममेट था, उसका भी ईएससी क्लियर हुआ। सो हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। द बेस्ट थिंग विद स्टडिंग विद समवन इज यू कैन शेयर योर डाउट्स एंड यू हैव समवन टू टॉक अबाउट द लाइफ, बिकॉज ही इज ऑल्सो लिविंग द सेम थिंग विच यू आर. हम्म। So that takes a lot of stress. Somebody should listen what is happening to you. You can't all contain everything inside. So मेरे हिसाब से the best thing is हम लोग सैटरडे संडेज नहीं पढ़ते थे या बहुत कम पढ़ते थे, उस दिन पार्टी ही करते थे। तो हमारा क्या था कि क्यों, अगर हम बहुत ज्यादा वर्कलोड लेंगे तो ना हम जॉब कर पाएंगे ना हम पढ़ाई कर पाएंगे। हम लोग आ जाते थे ऑफिस से 4:30-5 बजे तक, एंड बाय 7 इफ यू 7 to 12 हम पढ़ते थे। सो दैट इज नॉट वेरी हेक्टिक, बिकॉज हम लोग बीच में 2 घंटे का ब्रेक भी लेते थे, और ये 5 आवर्स जो मैं स्टडी का बोल रहा हूँ ये कॉन्स्टेंटली नहीं रहता था। इसमें भी बीच में 15-20 मिनट्स का ब्रेक, खाने का ब्रेक। सो इफेक्टिवली 4 आवर्स की स्टडी होती थी, और थोड़ी बहुत जो हम लोग एक्स्ट्रा स्टडी करनी होती थी संडेज को कर लेते थे, संडे की इवनिंग को। तो इतना वर्कलोड नहीं रहा। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैं बोलूंगा वो है शेयरिंग। कोई शेयर करने वाला आपके साथ होना चाहिए। सर हाँ, बीच में इंटरप्ट करूंगा सर, मैं नहीं पता हाँ, बोलिए आप बोलिए। झूठ बोल रहे हैं कि अंकुर जी वो बताए कि आप 4 बजे तक पढ़ते थे, ये उन्होंने नहीं। बोला है कि वो बोल रहे थे कि मैं सो जाता था 2 बजे, फिर मैं देखता था रस्तोगी जी पढ़ रहे हैं करके, तो आई वाज लाइक कि अरे अब सो जा भाई सो जा करके। तो अब ये बता दीजिए दोनों में से कौन झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे नहीं, 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 मैं तो आपको सच बताता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा और मैं भी सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको लगता था मैं फ़ोन पे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं फ़ोन पे पढ़ नहीं रहा होता था। अब क्या है कि जैसे कि जैसे आप अभी आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं उस समय किसी और सीनियर की वीडियो देख रहा होता था। मैं ट्रू। उसका एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, मैं उसके बारे में जान रहा हूँ। अब उसने बोल दिया जैसे यूआईडीएआई, तो मेरा खोल के फ़ोन पे देख लिया, अच्छा यूआईडीएआई क्या है? ये ट्राई कैसे काम करती है? जैसे अभी मैंने बोला, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे। अब 4 बजे तो उसने थोड़ा एक्ज़ैजरेट कर दिया, लेकिन हाँ, लाइक क्योंकि हम लोग बात-वात करते रहते थे, तो हाँ, 2 तो बज जाती थी। लेकिन इट्स नॉट दैट कि हम पढ़ते रहते थे बिल्कुल, लाइक 2 बजे बिल्कुल पेन और कॉपी लिए बैठ के नोट्स बना रहे, ये नहीं होता था। तो आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, मतलब आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो डली हुई है अंकुर ज्योति दास करके, वो अलग ही लेवल की इंस्पिरेशन है, मतलब ये सारे दोस्त एक साथ मिल के ना पूरे गवर्नमेंट जॉब को एक साथ रख लिए कि ये भी रख लेते हैं ये भी रख लेते हैं करके, एंड एक्चुअल में दोस्ती हो तो ऐसे जो आपको बनाए एक्चुअल में, जो बनाए। आपको बोले कि हाँ चलो साथ में करेंगे करके। तो ये बात बहुत अच्छी, सॉरी सर बीच में इंटरप्ट किया पर वो दिल हाँ, में कोई आ नहीं, कोई रहा नहीं। था। हाँ आप बताइए सर क्या हुआ था फिर। हाँ, तो बस इसीलिए करते थे। नहीं, हम लोग सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, शायद उसको वो चीज़ रियलाइज़ ना होती हो अंकुर को, लेकिन मेरे साथ तो सबसे अच्छा था कि शेयरिंग के लिए कोई था। पहले मेरे साथ जय था, मैंने आपको जैसे बताया, फिर अंकुर आया, तो वो उसका भी ईएस क्लियर हुआ, अंकुर का भी ईएस क्लियर हुआ, हम दोनों तैयारी कर रहे थे, तो सर हम दोनों साइमल्टेनियसली कोई शेयर जानते हैं, करने वाला। हम दोनों जानते हाँ, हैं, ऑडियंस नहीं जानती आपके पिछले हाँ, कौन थे तो इसके कौन थे। हाँ, तो मेरा एक एक्स रूममेट था, वो उसकी भी जयशिव शर्मा, उसकी भी मैकेनिकल ब्रांच में 92 रैंक आई थी। तो उसके बाद अंकुर ज्योति दास आया, उसकी 23 रैंक आई इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन से। सो ये गुड, हमारे लिए अच्छा था कि हमारे पास शेयर करने के लिए कोई था। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँ ना, सिलेबस एक ही बार होता है। जब सबसे पहली बार आप पढ़ते हैं ना, तब एक बार में पूरा सिलेबस हो जाता है। उसके बाद क्या है, वही चीज़ें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हम वो 5 घंटे में जो हम पढ़ते थे, उसमें 3 एंड हाफ आवर सिर्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन उठाए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, इंटरनेट हो गया, बुक हो गई, या किसी का मैंने ऑनलाइन किसी वेबसाइट से निकाल लिए, वही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वो क्वेश्चन जैसे ही हम सॉल्व करते थे, तो
हमारी प्रिपरेशन भी होती रहती थी। ये सारी प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए क्या होता था, मेंस में हम लोगों ने काफ़ी लोगों की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी थी, तो उनके टेस्ट जैसे-जैसे होते रहते, तो उसी हिसाब से अगले वीक टेस्ट है, हमने उस वीक का सब्जेक्ट पढ़ लिया। उसके अगले वीक किसी और सब्जेक्ट का, तो उसका पढ़ लिया। तो वो बैलेंस जो है, वो मेनली यही है कि आप एक बार अगर आपका सिलेबस हो गया, तो सिर्फ़ आपको क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाएँगे, क्योंकि ये ऐसी ये म इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिसिप्लिन है या कोई भी डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, उसमें न्यूमेरिकल्स ही हैं मेनली तो। हुँ, हुँ। और न्यूमेरिकल्स कोई ऐसे तो नहीं है कि आपको रटना है या आपको रिवाइज़ करना है बार-बार, मग अप करना है, ये तो है नहीं। आपको पता है कैसे करना है, तो आपको बस प्रैक्टिस है, मैथ्स है, वो तो आपको करनी है, वो तो करनी पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक कि आपको बार-बार सिलेबस पढ़ना पड़ता है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वो अलग बात है, वो तो हर ब्रांच में ही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आप ऐसे ही कवर कप कर सकते हो। आप ऐसे आई कवर डोंट कर थिंक सकते आपको रगड़ना पड़ेगा सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, वो रगड़ने वाली बात नहीं है। वो वाली बात नहीं रह जाती है। मतलब वही था, हुँ, पर सर वही कंसिस्टेंसी लाके रखना कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना? और साथ-साथ में सारी चीज़ों हुँ। को डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करते थे सर? क्योंकि हम एक ही दिन सारी डिस्ट्रैक्शंस कर लेते थे ना, तो वही हुँ, सबसे बड़ी बात है। मैं बताया ना आपको कि मैं स 5 डेज़ हम लोग पढ़ते थे। सैटरडे नाइट नहीं पढ़ते थे, सैटरडे नाइट हम लोग पार्टी करते ही करते थे हुँ, और संडे नाइट फिर संडे पढ़ते थे। तो हुँ, सैटरडे को ही हम लोग को पता है कि हम लोग अभी पढ़ लेंगे, फिर सैटरडे को मज़े करने हैं, हुँ, तो हम लोग ऐसे ही पूरे वीक विदाउट डिस्ट्रैक्शंस पढ़ लेते थे। कभी-कभी तो हाई और लो पॉइंट्स आते ही हैं सबकी लाइफ़ में। हुँ, हुँ, तो वो तो डील करना होता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो किसी को इतना प्रॉब्लम होती है होगी अगर आप एक ही दिन सारे अपने डिस्ट्रैक्शंस मैनेज कर लोगे। शुरुआत में जब हम लोग पहले 6-6 7-7 डेज़ कॉन्स्टेंटली पढ़ते थे ना, तब प्रॉब्लम होती थी। फिर बाद में जब स्ट्रैटेजी बदली ना, तो पता चला कि हाँ, एक दिन आप पूरा डिस्ट्रैक्शन के लिए रखो ही रखो, बाकी हुँ, दिन पढ़ो। अब ऑब्वियसली ये है कि अब कल एग्ज़ाम है, आप पार्टी कर रहे हो आज, तो वो तो अलग बात है। लेकिन बाकी जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल में हो, तो आप अपने आप को समय ज़रूर दीजिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को समय नहीं दोगे, तो फिर तो बस प्रेशर बिल्डअप होगा, वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो एक दिन तो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मेरे हिसाब नहीं से। सर, आज ही मैं हुँ। ना एक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, बहुत सारे थे, तो दे वर लाइक कि सर लेज़ीनेस कैसे कोप अप किया जाए? मतलब समझ में नहीं आता। लेज़ीनेस तो हम लोगों को जान ले ले रहा है। आप लोगों के सामने भी आया होगा, लेज़ीनेस को कैसे करते होंगे? अरे यार, दिन भर काम करके आ रहे हैं, किसी का सुन के आ रहे हैं या काम वो सारी चीज़ें हुई हैं, हाँ। तो उस चीज़ को कैसे करते थे आप? उस चीज़ को तो मैं यही बोलूँगा कि उम ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि यही है कि मेरे साथ जो ये वाली कभी प्रॉब्लम इतनी आई नहीं, हुँ, हुँ। लेज़ीनेस वाली। हम लोग को क्या हुँ, था, हमेशा से ये सेट था कि निकालना ही है, निकालना ही है। हुँ, तो लेज़ीनेस इतनी आई नहीं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात जो बोलूँगा कि आप जितना डेली कर सकते, क्योंकि मैं हफ़्ते भर का टारगेट सेट करता था। अगर हफ़्ते हुँ, भर में उतना हो गया, तो फिर चाहे मैं उसको 2 दिन में करूँ, चाहे 7-6 दिन में बाँट-बाँट के करूँ, वो मेरे पे डिपेंडेंट है। तो लेकिन मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। तो अगर मैं एक दिन प्रोक्रेस्टिनेट करूँगा, तो मुझे पता है मेरा अगले दिन बिल्डअप होगा, तो उस डर से मैं पहले ही कर लेता था। हुँ, 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 तो ये चीज़ अच्छी थी। तो एज़ एन लेज़ीनेस के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने फेस नहीं किया है। हुँ, हुँ, लेकिन बट आई थिंक अगर आप ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट रखो वीक के या मंथ के, और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो आपको दिखेगा, अरे ये तो बहुत कम है, इतना तो मेरे से आज हो ही जाएगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर आई डोंट थिंक वो लेज़ीनेस वाला फैक्टर आता है। सर मुझे ऐसा लग रहा है आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। आपके स्कूल टाइम पे चलते हैं, आप अपने बारे में बताइए। शुरू से आप कैसे थे? मतलब अच्छा। स्कूल टाइम पे कैसा रहा है आपका आह, पढ़ाई-लिखाई? बस स्कूल तक जानना है, आईआईटी वाईआईटी टाइम तक का इतना फ़ेज़। हुँ, हुँ। अ, नहीं तो स्कूल में अब अगर मैं बोलूँगा, तो या स्कूल में भी मैं टॉपर रहा था। हुँ, हुँ, हमेशा से ही रहा हूँ, फर्स्ट से लेके 12th तक मैं हमेशा टॉप 3 पोज़ीशंस पे ही रहता था। हुँ, हुँ, लेकिन मेरी लाइफ़ हमेशा आई थिंक हैपनिंग रही है। इट्स नॉट हुँ, कि लाइक काफ़ी नर्डी डायरेक्शन में मैं चला गया। हुँ, हुँ, अ, एक तो स्कूल नहीं चेंज किया, तो हमेशा से ही दोस्त वही थे हमेशा से, तो कोई प्रॉब्लम मेरे को हुई नहीं। बाकी हमेशा से ही मुझे साइंस में और इसमें बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। तो या आई थिंक वो चीज़ जो है वो मेरे लिए पॉज़िटिवली बिल्ड अप करी। लेकिन मैं
काफ़ी एन्जॉय किया स्कूल लाइफ़ को, काफ़ी अच्छी रही मेरी स्कूल लाइफ़। हुँ। लेकिन हाँ, पढ़ाकू तो थे ही थोड़े। और तो सर वो कैसा रहा, मतलब आईआईटी जेईई वाला टाइम, वो सारे में आपने कैसे परफॉर्म किया? क्या आप ऐसा अच्छा। नहीं सोचे कि आईआईटी वगैरह करेंगे करके? नहीं, आईआईटी का सोचा था, लेकिन अब वही है कि कौ हम लोग के समय पैटर्न बदल गया था। हुँ, हुँ। तो 7-13 में तो वो पैटर्न के साथ आई थिंक मैं कोप अप नहीं कर पाया, और फिर मैंने अच्छे से, मतलब कि एक तो मैंने पढ़ाई भी नहीं कर रखी थी। मैं कॉलेज के स्कूल के साथ ही लगा रहता था। मैंने अलग से कुछ हुँ, पढ़ाई नहीं करी थी उसकी। हुँ, 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 ऊपर से फिर वो बोर्ड्स परसेंटेज और इन हुँ, ये दोनों मैशअप कर दिए गए थे, तो उसकी हुँ, वजह से काफ़ी अच्छे नंबर आने के चक्कर बाद भी मेरी रैंक काफ़ी पीछे रही। तो फिर फिर मैंने ड्रॉप करने का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे था कि ठीक है, अब जहाँ मिल गया है वहाँ पे अच्छे से करेंगे इंजीनियरिंग। तो तो सर ये फिर कहाँ जेपी से, मिल मतलब गया ऐसा, था। पर मैं तो ये आपको शायद ऐसा हुँ। कह सकता हूँ कि आपको बचपन से तो नहीं पता होगा कि आप ईएससी करोगे, है ना? यूपीएससी ईएससी करोगे, नहीं, ये तो नहीं नहीं। पता था। तो ये ख्याल कहाँ से आया? कॉलेज में आप गेट की तैयारी करते, आप क्या कर रहे थे? हुँ। कॉलेज कैसा रहा था आपका? कॉलेज काफ़ी अच्छा रहा। कॉलेज में फर्स्ट सेकंड ईयर तो चिल करने में ही चले गए। हुँ, हुँ, थर्ड ईयर में आया कि हाँ, अब क्या करना है। तो कंपनीज़ भी थी, और इधर वाले कुछ सीनियर्स थे जो कि इंक्लाइंड थे प्राइवेट जॉब्स के लिए, और जो कंपनीज़ आती थी कॉलेजेस में। कुछ सीनियर्स जो थे वो गेट और ईएससी के थ्रू ही अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो प्रोज़ एंड कॉन्स देखे। मुझे थर्ड ईयर में ही पता चला कि ईएसई नाम का भी कुछ होता है, और इंजीनियर्स जो कि हाई लेवल के होते हैं, उनको गवर्नमेंट हायर करती है। तो वरना तो ऐसे सिर्फ़ मूवीज़ में ही देख रखा है कि चीफ इंजीनियर है वो प्रोजेक्ट के, हुँ, लेकिन हुँ, ये नहीं पता था कि वो चीफ इंजीनियर जाता कहाँ से? हुँ, हुँ, तो वो सब यहाँ से आके पता चला कि अच्छा यहाँ से होते हैं। हुँ, हुँ, तो थर्ड ईयर में जाके मुझे पता चला, तो वो मेरा जो था प्रो और कॉन्स का साइड, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा झुका। तो क्योंकि मैं हमेशा से बोला, मैं कि स्कूल में भी काफ़ी चिल था, यहाँ कॉलेज में भी काफ़ी चिल था, तो मुझे था कि परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस वाली ही जॉब चाहिए। तो गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है, तो दैट वाज़ द बिगेस्ट फैक्टर। ऊपर से बात क्या थी कि मुझे अपनी स्किल्स यूज़ करने को मिलेंगी और वो सब मिलेगा। प्राइवेट में भी नो श्योर मिलती हैं, लेकिन यस, गवर्नमेंट में यू हैव द पावर टू डू द थिंग्स, एंड दैट वाज़ द गुड थिंग। सो वो पुश उधर ही मिला। सो 2000, अभी भी मुझे याद है, 2016 में हम सीनियर्स के साथ बैठे थे। सर क्या करें, क्या करें, क्या करें? कि कॉल थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर था हमारा। तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स थे, दोस्त सब सीनियर्स थे, जान-पहचान थी, बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, तुमने ईएससी और गे का नाम सुना है? गेट का नाम तो सुना था, क्योंकि काफ़ी लोग एमटेक, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे तो गेट में इतनी रैंक आई है, गेट में इतनी रैंक आई है, लोग एमटेक के लिए भी जाते रहते थे। जो फैकल्टी हमारे यहाँ आती थी, वो भी एमटेक एमटेक थी, तो वो भी गेट के थ्रू ही जाते थे, तो फैकल्टी से भी सुनने में आता ही था। ईएससी का नहीं सुनने में आता था। तो उनसे पूछा, तो पता चला कि सिविल सर्विसेज़ की तरह इंजीनियरिंग सर्विसेज़ भी एक होता है, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट नहीं, टेक्नोक्रेट जाते हैं। तो हमने कहा, हाँ, ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जो कि मिडल पाथ है। मिडल पाथ, और मिडल पाथ बेस्ट है मेरे लिए, तो फिर मैंने अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करी ये वाली। हाँ। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.